नहीं है। और लगभग मानना है कि लंबे गीतों और कविताओं का जो लिखने का प्रचलन है वो 20वीं सदी से हमारे बीच में आरंभ हुआ है, जबकि गैर आदिवासी समाजों में हम देख रहे हैं कि महाकाव्यों की एक बहुत पुरानी परंपरा है, जो हमारे बीज वक्तव्य में महेंद्र जी ने कहा, मैडम ने भी बताया और इन्होंने भी, चितरंजन जी ने भी बताया। तो और ये सारे महाकाव्य हम देख रहे हैं कि नायक केंद्रित होते हैं, लेकिन जैसे कि हमारे पश्चिमी देशों में अगर हम देखेंगे तो होमर के महाकाव्य, और भारत में अगर हम देखेंगे तो रामायण और महाभारत हमें दिख रहे हैं। लेकिन आदिवासी लोगों का जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एक समुदाय और एक सामूहिक जीवन शैली को जीने और दर्शन को बनाने वाले हैं, उनकी पीढ़ियों में ये चीज़ नहीं दिखती है, क्योंकि वो शुरू से ही सामूहिकता का निर्वाह कर रहे हैं और उसमें हम उनके सामूहिकता, उनके अपने सामाजिक परंपराओं में, उनकी व्यवस्थाओं में देखते हैं कि वो किसी एक खास व्यक्ति केंद्रित नहीं होता है, नायक को लेकर के गढ़ा हुआ नहीं होता है। क्योंकि प्रकृति के साथ रहते रहते जो इस तरह का दर्शन आदिवासियों के बीच में आया है, उसमें चाहे कोई भी, मतलब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो कोई कमजोर नहीं होता है, एक दूसरे से दोनों बराबर ये होते हैं ताकत में। इसलिए आप देखेंगे कि जो औपनिवेशिक भारत में जितने भी तरह के युद्ध आदिवासियों ने किए हैं, उससे संबंधित जो वाचिक गीत हैं या कहानियां हैं, उनमें नायकों का महिमा मंडन नहीं मिलता है। मतलब किसी एक नायक को बेस करके कि उसने ऐसा लड़ा, उसने ऐसा किया, उसने मतलब इतना वो बलशाली था कि उसने अपने शत्रुओं को अकेले ही मार भगाया, ऐसा नहीं है। उसमें सामूहिक तौर पे जरूर लीडरशिप लोग लेते हैं किसी एक की लीडरशिप में, लेकिन उसके सारे लोगों की सहभागिता होती है। इसलिए हमारे गीतों में या कहानियों में आप किसी एक व्यक्ति को नेता की तरह या उसके नेतृत्व में, आप एकल नेतृत्व जिसको कह सकते हैं, उसमें आप नहीं पाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे कि 1855 का जो संताल हुल हुआ, 1880 के दौरान खड़िया युद्ध हुआ और 1900 में जो उलगुलान हुआ, उसमें भी आप देखेंगे बिरसा मुंडा को बाद के समय में एकल नेतृत्व के रूप में उभारा जाने लगा, लेकिन आदिवासियों के बीच में अगर आप देखेंगे तो उनका कोई भी एक अकेले व्यक्ति का उस तरह से गुणगान नहीं मिलेगा। पूरे आप जितने भी हमारे जो गीत हैं, पुरखा गीत जिनको लोकगीत कहा जाता है, उसमें आप इन चीज़ों को नहीं देखेंगे। और संताल हुल की जो युद्ध है, संताल युद्ध जिसको हम कहते हैं, जो 1855 में हुआ, उसमें 4 लोगों ने नेतृत्वकारी भूमिका निभाई थी, सिद्धू कान्हू और फूलो झानो। लेकिन जो भी संतालों का हमारा जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला समुदाय है झारखंड में, उसमें भी आप देखेंगे तो वो सिद्धू कान्हू की चर्चा होती है तो फूलो झानो की भी होती है। केवल और केवल सिद्धू कान्हू की चर्चा नहीं होती है, बाकी चांद भैरव भी जो है, उनके भाई जो हैं चचेरे ममेरे, उनकी भी चर्चा उसमें होती है। तो ये एक मुझे लगता है कि ये हमारे एपिक्स में एक खासियत रखती है। और दूसरा हम देखेंगे खड़िया जो समुदाय है, खड़िया समुदाय जो 1880 में उन्होंने तेलंगा खड़िया के नेतृत्व में युद्ध किया था, उसमें भी तेलंगा खड़िया को लेकर के स्पेसिफिकली कोई ऐसे एपिक्स सॉन्ग नहीं है या फिर गाथाएं उस तरह से नहीं है, बल्कि सामूहिक रूप से उनकी भूमिका देखी जा रही है कि समुदाय के बाकी लोगों ने भी उसका साथ दिया और उन्होंने लड़ाई लड़ी। सॉरी, मैं आपको यूज में नहीं करूँगी, मैंने रिक्वेस्ट किया है कि इनमें से जो भी है वो आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर महाकाव्य के रूप में आदिवासियों के बीच में ढूंढा जाए तो बहुत कम मिलता है। खास करके जैसे वीरों का जो महाभारत है, उसकी चर्चा भी महेंद्र जी ने की, लेकिन हमारा जो झारखंड है, झारखंड में वो कि उरांव का महाभारत या फिर संतालों का महाभारत या रामायण, इस तरह की बातें वहाँ हम लोगों को नहीं मिलती हैं। हाँ, उरांव जो समुदाय है, जो कुड़ुक भाषा जो बोलते हैं, जो द्रविडियन लैंग्वेज ग्रुप का है, उसमें भी हम देखेंगे कि सिंगी दई और कैली दई जिन्होंने मुगलों से युद्ध किया था, उनके बारे में भी
कहानियाँ मिलती हैं, लेकिन काव्य जो है महाकाव्य के रूप में आपको नहीं मिलेंगे। छोटे छोटे गीत आपको मिलेंगे, लेकिन पूरे सिर्फ उन्हीं का गुणगान किया जा रहा हो, उन्हीं के बारे में चर्चा की जा रही हो, ऐसा कोई महाकाव्य जैसा हम लोगों को नहीं मिलता है। जबकि उस समय में उन लोगों ने जो लड़ाई लड़ी थी, दोनों बहनों ने, उसको उसी की याद में हम कहते हैं जनी शिकार। हमारी परंपरा है जनी शिकार, जिसमें कि हर 12 साल में महिलाएं जो हैं वो पुरुषों की वेशभूषा में, चूंकि उन्होंने हराया था मुगलों को युद्ध में, पुरुष वेशभूषा रच करके उनको हराया था, तो उस परंपरा का हम हर 12 साल में निर्वहन करते हैं। लेकिन वैसा कुछ मिलता नहीं है हम लोगों को उनके बारे में। जो मतलब गीत के रूप में भी जनी शिकार का जिक्र आएगा, महिलाओं के युद्ध का जिक्र आएगा, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप ढूंढेंगे कि सिंगी दई और कैली दई को सामने रख करके कुछ रचा गया हो, ऐसा उसमें नहीं मिलता है। तो वास्तव में आदिवासियों की जो अभिव्यक्ति है वो उनकी अपनी संरचना है, अपना जो कहने का तरीका है, उनका जो सौंदर्य बोध है, उसका प्रभाव हमारे गीतों में, हमारी लोक गाथाओं में आपको देखने को मिलता है। बहुत सरलता से 2-4 लाइनों में ही अपनी वो बात कह जाते हैं। उनको बड़ा ऐसा कोई महाकाव्य रचने की जरूरत उनको नहीं पड़ती है, अभी तक तो नहीं पड़ी। हालांकि आने वाले समय में हम जान रहे हैं कि ये सारी चीज़ें, चूँकि जब हम विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे महाकाव्य की बात आती है, तो फिर जबरन रचना करनी पड़ रही है कि भाई आपको, आपके बीच में महाकाव्य नहीं है तो आप महाकाव्य रचिए। तो अभी मेरे साथ के कई प्रोफेसरों को मैं देख रही हूँ कि हमारे बीच में महाकाव्य नहीं है, तो वो महाकाव्य रच रहे हैं। तो ये तो खैर दूसरी बात हो जाती है, लेकिन आदिवासियों का जो कहन रहा है कि बिल्कुल कम शब्दों में अपनी बात कह देना, अपनी बात लोगों तक संप्रेषित कर देना, ये उनकी खासियत के रूप में हम लोग देखते हैं। क्योंकि आदिवासी समाज ऐसा इसलिए भी कर पाता है क्योंकि वह शब्दों और ध्वनियों का प्रयोग भी एक सीमित संसाधन के रूप में करता है। जैसे आपने कहा कि जब हम बोलते हैं तो सिर्फ हमारी भाषा नहीं होती है, हमारे आसपास की सारी चीज़ें हमारे बोलने में शामिल होती हैं। और इसलिए संसाधनों का जो सीमित उपयोग आदिवासियों के जीवन दर्शन में है कि वो फिजूल खर्ची पे विश्वास नहीं करते। वो हमको, जैसे हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने हमको चीज़ों को दिया है, हम उसको आगे वैसे ही अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सौंपे। भाषा में भी उसी तरह की चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। और यही वजह है कि वो जानता है कि संसाधन सिर्फ उसके लिए नहीं है, बल्कि इंसानों के लिए ही सिर्फ नहीं है, बल्कि दुनिया की जो